אתה או מי מבני משפחתך בעשור האחרון מאנשי עסקים בעלי הון. הדבר הזה שהוא מטורף בסדרות בסדרי עולם, ומנסים כאן להפליל ראש ממשלה על שטויות. ये एक इन्वेस्टिगेशन रूम की फुटेज है जो रिसेंटली लीक कर दी गई थी और इसके अंदर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। और सिर्फ उनको ही नहीं, उनकी वाइफ सारा, उनके बेटे और उसके अलावा 100 से ज्यादा इजराइल की टॉप लीडरशिप लीड्स को भी इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया गया था। क्योंकि आज के टाइम नेतन्याहू के ऊपर 3 तरह के डिफरेंट केसेस चल रहे हैं और ये काफी सीरियस मैटर है। क्योंकि नेतन्याहू एक ऐसे आदमी है जो सबसे ज्यादा देर तक प्राइम मिनिस्टरशिप की सीट पर बैठे हैं इजराइल के अंदर। इससे पहले कोई भी ऐसा इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नहीं था जो इतनी देर तक प्राइम मिनिस्टर बना रहा हो। इनका जो टोटल एरा बनता है वो 17 साल का बनता है और इनके ऊपर ये एलिगेशन लगना ये काफी सीरियस मैटर है। साथ में ये सिर्फ एलिगेशंस ही नहीं है, हमारे पास एक टोटल ऑडियो एविडेंस तक मौजूद है जहां पर नेतन्याहू कुछ डीलिंग कर इसलिए ये काफी सीरियस मैटर बन जाता है। और नेतन्याहू को ये भी कहा जाता है कि इन केसेस के अंदर नेतन्याहू को 10 साल की जेल भी हो सकती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। नेतन्याहू के ऊपर जो 3 केसेस चलाए जा रहे हैं उसमें सबसे पहला केस जो आता है वो केस 1000 है। अब 1000 जो होता है ये फाइल नंबर होता है, उसे केस का नाम दे दिया जाता है और इसी केस के अंदर नेतन्याहू को 10 साल की जेल भी हो सकती है। और इस केस को गिफ्ट अफेयर के नाम से भी जाना जाता है। गिफ्ट अफेयर इसको इसलिए कहा जाता है कि 2008 से 2014 के करीब के टाइम के अंदर नेतन्याहू ने अपने 2 दोस्तों से, अर्नॉन मिल्टन से और जेम्स पेकर से बहुत से गिफ्ट लिए थे। अब ये जो अर्नॉन मिल्टन है ये एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर है जिसने प्रीटी गर्ल और फाइटर क्लब जैसी मूवीज प्रोड्यूस की हैं। और दूसरा जेम्स बेकर जो है ये एक ऑस्ट्रेलियन बिलियनर है और इन दोनों की एक म्यूचुअल असिस्टेंट हुआ करती थी। जो ये गिफ्ट जो हुआ करते थे उसके जो बॉक्सेस हुआ करते थे वो नेतन्याहू के घर डिलीवर करके आती थी। जो यरूशलेम वाला घर है ना पीएम का, वहां पर ये पहुंचा कर आती थी। तो उसमें ये बाद में आई विटनेस भी बन गई थी। थे इनके जो बॉक्सेस हुआ करते थे इनमें जो गिफ्ट आते थे उसमें एक तो सिगार हुआ करता था, दूसरा पिंक शैंपेन की बोतलें हुआ करती थी। इनकी जो टोटल वर्थ बनती है ना वो तकरीबन इजरायली करेंसी के अंदर 7 लाख रुपए बनते हैं, 7 लाख शेकल्स बनते हैं, जो कि अगर यूरोपियन करेंसी में देखा जाए तो वो तकरीबन 1,90,000 के करीब की जो कीमत इसकी बनती है। साथ में इस गिफ्ट के साथ एक नेकलेस भी निकल कर सामने आया। अब ये जो नेकलेस है इसकी जो कीमत है वो तो तकरीबन $40 के करीब बताई जाती है, लेकिन इसने और भी बहुत से राज खोल दिया। वो ये कि ये जो गिफ्ट मंगवाए जाते थे ये नेतन्याहू की जो वाइफ थी वही इनको डिमांड करती थी। और दूसरी चीज ये कि नेतन्याहू की जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा शराब भी पीती हैं, जिसकी वजह से उनके चेहरे के तासुरात भी बदलते रहते हैं और नेतन्याहू अपनी बीवी से बहुत ज्यादा डरते भी हैं। इसीलिए जब इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर नेतन्याहू से पूछा गया कि आपको ये गिफ्ट किसने दिए, कहां से आए, तो नेतन्याहू ने इससे बिल्कुल इनकार किया। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, आए होंगे, मैंने तो देखी ही नहीं। अब ये काफी शॉकिंग है। 2 चीजें यहाँ पर निकलती हैं। एक तो नेतन्याहू के बारे में ये कही जाती है कि वो कोई चीज भी भूलते नहीं है, जैसे वो उनको ये डेट, चीजों के नाम, हर चीज की जगह और हर चीज के बारे में एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सी डेट को क्या हुआ था। למה תבקש שקית מתממה? לא יודע. אתה לא יודע. לא יודע. יכול להיות שלא הרגשת בנוח לצאת עם הקופסה מהבית של פטר? אולי כן ואולי לא, לא יודע. מה זאת אומרת אולי כן ואולי לא? לא יודע, כי זה לא מהותי בעיניי. יכול להיות שזה לא היה לך נעים. शैंपेन की बोतलें आपके घर में आ रही हैं, शराब आपके घर में आ रही है, तो वो बोतलें कहीं आसपास ही पड़ी होंगी, तो आपको पता ही नहीं है कि ये कहां से आ रही है और आप पी रहे हो बैठ के। अब 2014 के आसपास इन तीनों के बड़े क्लोज रिलेशन भी देखने को मिलते थे। वो ये कि जो जेम्स बेकर था उसने इजराइल के अंदर तो प्रॉपर्टी खरीद रखी थी और उसके अंदर नेतन्याहू का जो बेटा था उसे बड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल करता था। और सिर्फ वही नहीं बल्कि अब्रॉड जो उनके पास प्रॉपर्टी थी वो भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब इसी वजह से नेतन्याहू के ऊपर ये केस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सभी लोगों का सवाल होगा यहाँ पर गिफ्ट लेने में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप किसी पोस्ट पर होते हैं ना तो ये करप्शन का तरीका होता है कि जब आप डायरेक्टली किसी प्रॉफिट या डील का शेयर हासिल नहीं कर सकते ना तो उसको गिफ्ट के जरिए आप हासिल कर लेते हो, ताकि आपसे कोई ये बाद में ना कहे कि आपको ये प्रॉपर्टी कहां से आई और उसका एक लीगल फ्रेमवर्क बन जाए। इसलिए आप ये हासिल करने की कोशिश करते हो और नेतन्याहू भी इसी तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर ये बात सामने नजर आ रही थी कि नेतन्याहू को यहाँ पर बहुत सा प्रॉफिट मिला है, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इन दोनों को यहाँ पर क्या मिला। अब जो अर्नॉन मिल्टन था ना उसको 4 तरह के अलग अलग फायदे मिले थे। एक तो उसे टैक्स के अंदर बहुत सा फायदा मिला
मिला? टैक्स के अंदर ये फायदा मिला कि 2008 के अंदर इजराइल के एक प्राइम मिनिस्टर थे अल्मर्ट, उन्होंने एक लॉ लेकर आए थे। अब ये जो लॉ था इसके अंदर ये कहा गया कि कोई भी आदमी जो इजराइल से 10 साल के लिए बाहर रहेगा और वो वापस आए इजराइल के अंदर, तो उससे कोई भी रिकॉर्ड नहीं मांगा जाएगा कि उसने पैसे कैसे कमाए बाहर जाकर, और ना ही ये कहा जाएगा टैक्स उसके ऊपर किसी तरह का उसके ऊपर लगाया जाएगा। अब ये जो लॉ था ये अर्नोन मिल्चर को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता था। अब इसीलिए लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि ये इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि इससे मनी लॉन्ड्रिंग करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए इजराइल की अथॉरिटीज इस लॉ को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार नेतन्याहू अपनी टांग अड़ाकर इस लॉ को रोक देते थे या किसी तरह से भी इस लॉ को मेंटेन रखते थे। इसीलिए आज के टाइम इसको इजराइल के अंदर इस लॉ को मिल्चर लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद जो दूसरा चीज आई वो एक फ्री ट्रेड जोन था। अब वजह यह है कि 2009 के अंदर एक प्रोजेक्ट लाया गया था। ये प्रोजेक्ट लाया था नेतन्याहू ने और अर्नोन मिल्चर ने, और इन्होंने कहा कि हम वेस्ट बैंक और जॉर्डन का जो एरिया है वहां पर एक फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे। और उस टाइम पे इनके जॉर्डन के साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं थे और वो भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए इन्होंने इंडिया के एक बिजनेसमैन थे रतन टाटा, उनसे भी बात की थी और उनसे कहा था कि आप यहाँ पर जो है आप कार्स मैन्युफैक्चर करते हो तो आप वहां पर भी फ्री ट्रेड जोन के अंदर भी आप एक प्रोजेक्ट लगा लो, जो कि 250 मिलियन का प्रोजेक्ट बताया जाता था। और उसके अंदर जो फलस्तीनियन थे उसको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचना था, उनको काफी ज्यादा स्किल्स मिलने वाली थी इससे। अब ये चीज इजराइल की अथॉरिटी, अब ये प्रोजेक्ट बाद में चला तो नहीं था, लेकिन ये चीज बाद में इजराइल की अथॉरिटीज के लिए काफी शॉकिंग था। शॉकिंग इसलिए था कि नेतन्याहू जो अपनी कैंपेन चलाते हैं वो तो खुद को ज़ायनिस्ट कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, और वो हमेशा फलस्तीनियों को कत्ल करने की ही बात करते रहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के अंदर जहां उनको प्रॉफिट हो रहा था सिर्फ अपने फायदे के लिए, वो फलस्तीनियों को मदद करने के लिए भी चले गए। मतलब उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम इजराइल के लिए है। इजरायली अथॉरिटीज के यहाँ माना जाता है कि फलस्तीनियों को एक कतरे की भी कोई चीज न मिले, उनको किसी तरह का कोई प्रॉफिट न मिले। तो उनके लिए ये काफी शॉकिंग था कि भाई हम फलस्तीनियों को मदद कब से करने लगे। तो ये चीज भी काफी शॉकिंग, और इसलिए ये केस और ज्यादा सीरियस बन जाता है। इसके बाद जो तीसरी चीज अर्नोन मिल्चर को मिली वो ये था कि 2015 के अंदर नेतन्याहू ने खुद को कम्युनिकेशन मिनिस्टर बना लिया था, और इसकी वजह से इन्होंने मीडिया का जो कंट्रोल था ना वो अपने हाथ में। अच्छा, इस मिनिस्ट्री को याद रखिएगा क्योंकि मैं आगे भी इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पर दो चीजें निकल कर आई, एक तो चैनल 10 था, दूसरा चैनल 2 था। अब चैनल 10 के अंदर जो अर्नोन मिल्चर था ना, इसका 25% का एक शेयर देखने को मिलता था। अब अर्नोन मिल्चर जो था वो इसको बेचना चाहता था, ठीक है, और इसके लिए नेतन्याहू ने अमेरिका का एक बिलियनियर था उससे बात भी की, उससे मीटिंग करते रहे और खुद इस जो शेयर था उसको सेल करवाया। अब ये भी काफी शॉकिंग था कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर मीटिंग कर रहा है सिर्फ एक आदमी के लिए, और उसका जो प्रोजेक्ट, उसके जो शेयर है वो बेचने की कोशिश कर रहा है ऐसा प्राइम मिनिस्टर होते हुए। और उसके बाद जो चैनल 2 था उसके अंदर भी अर्नोन मिल्चर को बड़ा इंटरेस्ट था कि वो उसको खरीदना चाहता था, लेकिन बाद में लीगल प्रोसीजर की वजह से कुछ हुआ नहीं। लेकिन नेतन्याहू ने वहां पर भी बहुत ज्यादा कोशिश की थी इसको खरीदने की। इसके बाद जो चौथा प्रॉफिट जो अर्नोन मिल्चर को पहुंचाया गया वो वीजा के अंदर था। अब वजह यह है कि अर्नोन मिल्चर को 10 साल का वीजा नहीं मिलता था, पहले इसको वीजा मिल जाया करता था। अब वजह ये हुई कि 2013 के अंदर इसने चैनल 2 को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के अंदर इसने ये कह दिया कि मैं तो एक टाइम में इजरायली इंटेलिजेंसी एजेंसी का आदमी रहा हूं, और 1970 से लेकर 80 के दरमियान मैंने जो इजराइल का एलिजेड न्यूक्लियर वेपन है, मुबैना तौर पर जो न्यूक्लियर वेपन है उसके लिए बहुत सा फायदा पहुंचाया है। अब ये अमेरिका के लिए काफी शॉकिंग था। तो उसके बाद उन्होंने जो अथॉरिटीज थी अमेरिकन, उन्होंने इसका जो वीजा था वो 10 साल का कैंसिल कर दिया, और उसके बाद हर साल का वीजा अब इसको लेना पड़ता था। अब ये परमानेंटली अमेरिका के अंदर रहता है, वहां पर काम करता है, तो इसके लिए काफी मुश्किल पड़ रही थी कि हर साल इसको वीजा लेना पड़ जाता था। तो इसलिए भी ये इसने नेतन्याहू से कहा और उससे लॉबिंग करने की कोशिश की, और नेतन्याहू ने इसके लिए एक तो जो उनका जो एम्बेसडर था यूएस का इजराइल के अंदर उससे बात की, और उसके अलावा जो अमेरिका के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उससे भी बात करने की कोशिश की थी। तो वहां पर भी नेतन्याहू को बड़ा रोल देखने को मिलता था। इसके बाद जो
ये तो वो चीजें थी जो अर्नॉन मिल्चन को मिली, लेकिन इसके बाद जो जेम्स पैकर था उसको क्या मिला? अच्छा, जेम्स पैकर की जो स्टोरी है ना वो काफी डिफरेंट है, उसको कुछ ज्यादा मिला नहीं। उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि जो जेम्स पैकर था वो एक ड्रंक बिलियनियर की तरह देखा जाता है। उसकी काफी रिलेशनशिप टूट चुके हैं इससे पहले, और उसके अलावा उसका साथ कुछ साइकोलॉजिकल मसला भी है, और वो इसी वजह से इसराइल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, एक अकीदत सी रखता है। और ये बात कभी समझ नहीं आती, क्योंकि एक टाइम में उसने इसराइल के एक प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पैर तक चूम लिए थे इस आदमी ने। तो इसलिए इसने जब नेतन्याहू से जब इसने दोस्ती की, और अर्नॉन मिल्चन ने ही इसकी दोस्ती करवाई थी, तो ये जो जब इसने दोस्ती की और जब इसकी जब रिलेशन नेतन्याहू से बढ़े, तो इसके लिए यही बहुत था कि ये नेतन्याहू से जब मिल पाता था तो फिर ये इजराइल की टॉप लीडरशिप से भी इसके लिए मिलना आसान हो गया था, और ये नेतन्याहू के लिए कुछ करना चाहता था। और हुआ ये कि नेतन्याहू ने इससे कहा कि आप एक न्यूज़पेपर खरीद लो। ये कोशिश करता रहा कि वो न्यूज़पेपर खरीद सकता, लेकिन हुआ ये कि ये नहीं खरीद सका। बाद में इसका और नेतन्याहू के दरमियान एक मुलाकात हुई थी नेतन्याहू के घर के अंदर। अब वहां पर ये काफी उदास हो गया था इस बात के लिए कि ये नेतन्याहू के लिए कुछ कर नहीं सका, ठीक है। और बाद में ये वहां से रोता रोता उठकर चला गया, और दोबारा कभी भी ये वापस इसराइल नहीं गया, आज तक भी वापस इसराइल नहीं गया। इसीलिए इसराइल के अंदर इसके ऊपर इसको केस के अंदर इन्वॉल्व तो जरूर किया जाता है, लेकिन अब तक भी इसराइल के अंदर इसके ऊपर कोई केस अभी तक नहीं बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसके ऊपर केसेस जरूर चल रहे हैं कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के, लेकिन इसराइल के अंदर आज के टाइम इसके ऊपर कोई केस नहीं बताया जाता। अब जब इसराइली अथॉरिटीज इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो 2017 के अंदर उन्हें कुछ चीजें सामने आई, और उसमें एक आदमी निकल कर आया जो नेतन्याहू जब कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे तो उस टाइम ये चीफ ऑफ स्टाफ था, एरी होरो नाम था इसका। और इस आदमी ने ये कहा, अब एरी होरो पता नहीं प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं, लेकिन ये आदमी जो था ये निकल कर आया और ये आई विटनेस बन गया। इसने कहा कि मैं नेतन्याहू के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूं। अब इसके कंप्यूटर के अंदर से एक ऑडियो भी सामने निकल कर आई, और ये जो ऑडियो थी, इस ऑडियो ने केस 2000 शुरू करवा दिया। और ये जो 2000 केस शुरू हुआ, तो इसके अंदर ये जो ऑडियो थी, इसके अंदर नेतन्याहू अपने एक दोस्त से बात कर रहे थे, और इसका नाम था अर्नॉन मोजेस को नोनी के नाम से भी जाना जाता है, और इसीलिए इस केस को भी 2000 केस को भी नोनी अफेयर के नाम से जाना जाता है। अब ये जो नोनी है ये एक न्यूज़ पब्लिशर है, और इसका एक न्यूज़पेपर अखनौत कुछ नाम से अब्रानी जुबान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है ताज़ा खबर। और इस ऑडियो के अंदर नोनी कह रहा था कि अगर तुम मुझसे ये एग्रीमेंट कर लो तो मैं कुछ भी करके तुम्हें प्राइम मिनिस्टरशिप की सीट से कभी नहीं हटने दूंगा। If we can come to an agreement on this law, I will do all I can to make sure you stay here as long as you want. अब इसके बाद जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि 2008 से 2014 के दरमियान इनकी आपस में बहुत ज्यादा मुलाकातें देखने को मिल रही थी। अब वजह ये थी कि नोनी जो था उसका जो न्यूज़पेपर है वो इससे पहले इसके फादर चलाया करते थे, और इसके जो फादर थे उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर चल रहा था वो 50% से ज्यादा लोग यही न्यूज़पेपर इसराइल के अंदर पढ़ा करते थे। अब ये काफी पॉपुलर न्यूज़पेपर समझा जाता था इसराइल के अंदर। अब हुआ ये कि 2007 के अंदर अमेरिका के एक बिलियनर था शेल्डन एल्डरसन। अब ये जो आदमी है ना, ये पूरी दुनिया के अंदर राइट विंग को ऊपर लाने की कोशिश करता रहता है, और ज़ायनिस्ट और इन चीज़ों को भी काफ़ी बढ़ाता रहता है। जैसे यही हरकत है ये अमेरिका के अंदर करता है, और वही इसने इसराइल के अंदर भी स्टार्ट कर दी थी, और ये नेतन्याहू का काफ़ी बड़ा फैन था। तो इसलिए इसने क्या किया कि 2007 के अंदर इसराइल के अंदर एक न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया था। अब ह्यूम नाम से ये न्यूज़पेपर इसने स्टार्ट किया, और ये न्यूज़पेपर एकदम से लोग इसे पढ़ने लग गए थे। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, मतलब फ्री न्यूज़पेपर चलता था। अब इससे इसको बहुत घाटा हो रहा था, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और इसने इस नेतन्याहू का भी बहुत बड़ा फैन था, और नेतन्याहू के लिए बड़ी अच्छी कवरेज भी करता था। लेकिन ये नोनी के लिए बहुत बड़ा खतरा था। वो ये कि नोनी का जो न्यूज़पेपर था वो पहले टॉप पर था। अब जब ये आया तो 27% लोग इसका न्यूज़पेपर, जो ह्यूम न्यूज़पेपर था, वही पढ़ने लग गए थे, क्योंकि फ्री था। जो नोनी का न्यूज़पेपर था, अब वो सिर्फ 25% ही लोग उसे खरीद पा रहे थे, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन पर था, और वो खत्म होता जा रहा था। नोनी ने इस ऑडियो के अंदर ये कहा कि अगर तुम ये न्यूज़पेपर बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें जो मर्जी हो जाए, मैं तुम्हारे लिए पॉजिटिव कवरेज करूंगा, कुछ भी करूंगा, और तुम्हें मैं प्राइम मिनिस्टरशिप की सीट से कभी हटने नहीं दूंगा। अब इसके बाद 2014 के अंदर नेतन्याहू ने ये किया कि एक लॉ लेकर आए। अब ये इसे इसराइल के अंदर आईटीएम ह्यूम लॉ के नाम से जाना जाता है। वैसे इस लॉ के अंदर कहा गया कि न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर इसराइल के अंदर फ्री नहीं होना चाहिए, बल्कि जो दूसरे न्यूज़पेपर हैं उसके 80% ही इसकी वर्थ होनी चाहिए। अब कोर्ट ने इसको मानने, अब ये इस
लॉ के अंदर कहीं भी ह्यूम पे न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन इनडायरेक्टली टारगेट तो उसे ही किया जा रहा था, क्योंकि इजराइल के अंदर और कोई भी न्यूज़पेपर जो था वो फ्री नहीं था, सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर था। तो उससे साफ नजर रहा था कि ये सिर्फ एक न्यूज़पेपर को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने ये बात मानने से इनकार कर दी। उन्होंने कहा कि भाई जो जिसकी मर्जी है वो फ्री चलाना चाहे तो फ्री चला ले। तो इसलिए ये तो बाद में मना हो गया। जो एल्डरसन था वो इसके बाद नेतन्याहू से काफी नाराज हो गया था और उसने जो अपनी कवरेज थी वो भी काफी हद तक शिफ्ट कर ली थी। वैसे ये जो एल्डरसन था ये 2021 में इसकी डेथ भी हो News this morning, Sheldon Adelson, the multi-billionaire casino mogul and Republican Party mega donor, has died. He died in Malibu, according to multiple reports. एक केस 4000 भी नेतन्याहू के ऊपर आज के टाइम चल रहा है। वो जो केस है ना, उस टाइम जब 2015 के अंदर नेतन्याहू एक कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, जो मैंने आपको बताया था कि याद रखिएगा, तो उस टाइम जब इन मिनिस्टर थे तो इन्होंने एक बेसिक नामी एक कंपनी थी, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी, तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने की कोशिश की और उनको टैक्स के अंदर काफी रिलैक्सेशन मिली, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला था। और इसका सीधा सीधा फायदा होता था जो इस कंपनी का जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर था उस आदमी को। अब ये इसकी फोटो है, मुझे इसका नाम नहीं याद ही है, लेकिन इस आदमी को बहुत ज्यादा फायदा देने की कोशिश की थी। अब एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है कि इसको कितना प्रॉफिट उस टाइम पे मिला था, लेकिन ये बात सामने आ रही थी कि इसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिला। अब इसके बदले में नेतन्याहू ने, इसके पास एक वेबसाइट थी, वालाज वेबसाइट, उसके ऊपर ये कहा कि मुझे पॉजिटिव कवरेज मिलनी चाहिए, मुझे और मेरी फैमिली को पॉजिटिव कवरेज मिलनी चाहिए, और इसके लिए इन्होंने इसको बहुत सा फायदा दिया था। अब नेतन्याहू के साथ प्रॉब्लम यह है कि आपको नजर आ रहा होगा कि हर जगह पे इनका न्यूज़पेपर और दूसरी चीजों के साथ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो वजह यह है कि नेतन्याहू जो है वो काफी टाइम से पावर के अंदर है, तो उन्हें अपनी इमेज सेट करने के लिए ये चीजें करनी पड़ती हैं। वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं अपने आप को साफ दिखाने के लिए, क्योंकि वो काफी ऐसी इलीगल चीजों के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, तो उन्हें अपनी इमेज को पॉजिटिव करने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है। बल्कि वो कई इस तरह के चक्के किस्म के एड्स वगैरह भी वो बनाते रहते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर ये चीजें वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए ये चीजें नेतन्याहू पिछले कई टाइम से कर रहे होते हैं। और वो अभी एक और केस भी इनके ऊपर चल रहा है, वो 3000 केस है, उसके अंदर जो इनके आसपास के जो लोग थे ना वो अब तक जेल जा चुके हैं। मतलब केस नेतन्याहू के ऊपर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्राइबरी, करप्शन और फ्रॉड जैसे बहुत से एलिगेशन लगे हुए हैं, और शायद इनको 10 साल की जेल भी हो जाएगी, लेकिन वो तब होगा जब ट्रायल कंप्लीट होंगे। लेकिन नेतन्याहू अब इसको ट्रायल को कंप्लीट होने ही नहीं दे रहे। वो इस तरह से कि इन्होंने गजा वॉर छेड़ रखी है और वहां पे मासूम लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं। ये काफी अजीब और शॉकिंग बात है कि आज की दुनिया के जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि आज के टाइम ये एक बड़ी शॉकिंग और घटिया तरीन बात बन चुकी है कि आज के टाइम दुनिया में जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर ये एलिगेशंस, इस तरह के इल्जाम लगना ये बहुत आम हो चुका है, और वो अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या हरकतें करते हैं वो भी हमारे सामने है।